Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 अगस्त 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कुरिल आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे भारतीय संविधान के अंदर में जो 5th और 6th शेड्यूल है उसके जो प्रोविजंस है यानी कि उसके जो प्रावधान है वो किस लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। ऑप्शन नंबर बी, टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी, टू डिटरमाइन द पावर्स, ऑथोरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत्स। या फिर ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो थंबनेल का आर्टिकल है वो आपको फ्रंट पेज पर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी कल ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से न्यूज़ चल रही थी, सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार ने क्या बोला है कि जो लैपटॉप्स, टैबलेट्स और जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनका जो इम्पोर्ट होगा, अब वो इम्पोर्ट के ऊपर ढेर सारी जो रोक हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी। इस प्रकार की जो बात है यहाँ पर मेंशन की जा रही है, ताकि हम यहाँ पर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकें इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो ये आइटम्स है, लैपटॉप्स वगैरह है, वो चाइना से मंगाए जा रहे हैं। इवन यहाँ पे हमें एक डेटा दिया गया है, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। इस डेटा के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। 2022 और 2023 वाले साल के अंदर में भारत ने 9,446 मिलियन डॉलर्स का जो लैपटॉप्स हैं वो परचेज़ किए थे चाइना से। तो नंबर 1 पर अभी यहाँ पे आपको चाइना ही देखने को मिलेगा, जिससे हमने इतने अमाउंट का जो लैपटॉप है वो परचेज़ किया है। सेकंड नंबर पर है हांगकांग। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर इंपोर्ट करने का जो ये अमाउंट है उसके बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। फिर थर्ड नंबर पर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा, देन उसके बाद में ताइवान, देन उसके बाद में मलेशिया। ये कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जिनसे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा लैपटॉप्स को परचेज़ किया है 2022-23 के अंदर। तो सरकार ने यहाँ पे इन लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनके इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, हम अपने देश के अंदर में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रमोट कर सकें। बाहर से मैन्युफैक्चर होके ना आए, हम इंडिया में उसके मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। क्योंकि अभी आप देख पाओगे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो डेल हो गया, HP हो गया, सैमसंग हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, जितनी भी यहाँ पर ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, ये क्या कर रही हैं, ये चाइना से यहाँ पर इन प्रकार के जो अपने ये प्रोडक्ट्स हैं वो मंगाती हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है। अब चाइना से यहाँ पर ये मंगाने के बाद में इंडिया में सेल करती हैं। तो अगर इन्हें मंगाना है तो उसके लिए अब यहाँ पर एक स्पेशल इंपोर्ट लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट होने वाला है। यानी एक लाइसेंस यहाँ पर इन सभी कंपनीज़ को चाहिए होगा, उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ कह सकते हो यहाँ पर जो रोक हैं वो लगा दिए गए हैं। तो अगर इनको इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो वो इंपोर्ट हो सकेंगे कब, जब एक वैलिड लाइसेंस यहाँ पर होगा। यानी कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां अगर लाइसेंस ले लेंगी इनको इंपोर्ट करने के लिए, तभी वो इंपोर्ट हो पाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये सेल हो पाएगा। लेकिन यहीं पर इन्हीं नियमों में कुछ एक्सेप्शंस भी छोड़े गए हैं, यानी कुछ अपवाद भी हैं। यानी कहाँ कहाँ पर छूट दी जाएगी। सबसे पहली चीज़, मान लो कोई डायरेक्टली चाइना से आ रहा है, कोई चाइना गया, आप चाइना गए या USA गए, कहीं पर भी गए, आपने वहाँ पर लैपटॉप वगैरह परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद में आप यहाँ पर उसको लेकर आ रहे हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएंगे। उन आइटम्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगने वाले, ये आपको ध्यान में रखना है।
तो मतलब अगर कोई व्यक्ति जाता है अब्रॉड, बाहर किसी देश में, और वहाँ पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए लैपटॉप वगैरह या ऐसी कोई चीज़ जैसे हम लोग बात की है टैबलेट या पर्सनल कंप्यूटर्स परचेज़ करके लेकर आता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन यही है। सेकेंड एक्सेप्शन जो यहाँ पर रखा गया है कि अगर ये सारे आइटम्स मंगा रहे हो आप किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, टेस्टिंग के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, अगर ये सारे आइटम्स रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग वगैरह के लिए मंगाए जा रहे हैं तो इसके ऊपर छूट दी गई है। केवल आप 20 पीसेस मंगा सकते हो। कितने? 20 पीसेस मंगा सकते हो, उसके ऊपर रोक टोक नहीं लगेगी। लेकिन वो जो 20 पीसेस होंगे वो बेचने के लिए नहीं होंगे, उनकी सेल नहीं कर सकते आप, उनको सेल नहीं कर सकते बेसिकली। ये केवल रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग वगैरह के लिए अलाउ किए जाएंगे। तो एक्सेप्शन में ये 2 छूट दी गई हैं। नहीं तो फिर यहाँ पर पूरे जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा दिए गए हैं। इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है? तो पहली चीज़, ये जो अचानक से ये स्टेप उठाया है ना, इससे बड़ी बड़ी कंपनी एप्पल जो अपनी मैकबुक वगैरह बेचती है, मैकबुक काफ़ी लोगों के पास में होगा, मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, इस प्रकार की जो मैकबुक्स हैं वो बेची जा रही हैं, काफ़ी कॉस्टली आती हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐसी और भी कंपनियाँ हैं, ये क्या करेंगी, सीधा सीधा यहाँ पर इन गैजेट्स को इम्पोर्ट करना बंद कर देंगी। और यही बिल्कुल सेम जो नियम है ये सभी कंपनीज़ पर अप्लाई होता है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो लेनोवो हो, HP हो, एसुस हो, एसर हो, सैमसंग हो, जितनी कंपनियाँ हैं, ये सबको सब कंपनियों को ये सारे के सारे जो नियम हैं जो लाए गए हैं उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि ज़्यादातर जो लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स भारत में बिक रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उनकी असेंबल वो चाइना में हो रही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई बार आप लैपटॉप वगैरह परचेज़ कर दो, उसके पीछे लिखा होगा असेंबल इन चाइना, मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, है ना। तो ये जो नया नियम है ये बेसिकली यहाँ पर बात करता है कि हम ये चाइना से मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं करने वाले। यहाँ से हम एक शिफ्ट लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हमने काम स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में भी किया था, आपको पता होगा। हालांकि अभी हम इतना ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं, लेकिन स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में धीरे धीरे कंपनियों ने स्टार्ट कर दी है। वैसे ही हम चाहते हैं ये जो कंपनियाँ हैं या तो फिर यहाँ पर इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें, इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में ही इसको सेल करें। ये बेसिकली हमारा एक मेन टारगेट है। इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया को एक पुश मिलेगा, क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया लेकर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर ये सारे सामान बने, हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मेजर फोकस रखा जा रहा है। और ये आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको ही पता है जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ है, इन जो इक्विपमेंट्स है की या फिर कह सकते हो इन डिवाइसेस की जो आवश्यकता है सबको पड़ने लगी है। आजकल हर किसी व्यक्ति के पास में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, टैब्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है और आने वाले समय पर इनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, जिस प्रकार से हमारा डिजिटाइजेशन तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में इंडिया को यहाँ पर अपने आप सेल्फ रिलायंट होना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इस प्रकार की बात आर्टिकल में मेंशन की जा रही है। अब दोस्तों आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो कदम उठाया गया है इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब कि अभी कोई लैपटॉप इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अचानक से यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो इससे सीधा सीधा यहाँ पे आप मार्केट में देखोगे तो प्राइसेस बढ़े हुए नज़र आएंगे। डेल हो गया, HP, एप्पल लैपटॉप्स, इन सब की शॉर्ट टर्म अवेलेबिलिटी में अगर देखोगे तो प्राइसेस तेज़ी से इंक्रीज़ हो गए होंगे। हो सकता है बीच में यहाँ पे शॉर्टेज होने लगे, है ना, क्योंकि अभी एकदम से कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर नहीं सकती इंडिया में, तो पॉसिबिलिटी है शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज मतलब कि यहाँ पर अब इंडिया में इसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई एकदम से, मतलब अचानक से जो सप्लाई है वो कम हो सकती है। और जबकि दूसरी तरफ जो हमारी डिमांड है वो डिमांड अभी भी बढ़ी हुई है, तो डिमांड अभी भी ज़्यादा है, सप्लाई एकदम से कम हो गई है। इसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट में अवेलेबल लैपटॉप्स वगैरह हैं इनके जो प्राइसेस हैं वो तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे अभी थोड़े समय के लिए। लेकिन ये जो प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट होगा ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पर होगा, ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म के बेसिस पर, या जब तक ये जो कंपनी है वो इस प्रकार का जो लाइसेंस है वो नहीं ले देती। लाइसेंस लेंगी तभी यहाँ पर लैपटॉप लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आप कह सकते हो वो कंपनियाँ जो है सेल कर पाएंगी अपने इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को। तो लाइसेंस जब तक नहीं ले रही थी तब तक यहाँ पर मार्केट में ये थोड़ा सा प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मेजर फोकस होगा कि जितनी भी कंपनियाँ हैं वो सब क्या करें, वो सब इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करना जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको स्टार्ट कर दें। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि पिछले 2022 और 2023 में चाइना से हमने $9,446 मिलियन का लैपटॉप्स, केवल लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ, वो हमने इंपोर्ट किया है। बाकी सारे आइटम्स की यहाँ पे दूर की बात है। अगर हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट में अगर आप देखोगे जो हमारा लास्ट क्वार्टर था, आखिरी क्वार्टर, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने का क्वार्टर होता है ना, तो आखिरी जो क्वार्टर था हमारा निकला है उसमें हम लोगों ने $19.7 बिलियन का इंपोर्ट किया है।
आप इमेजिन करो कि ये इस साल से जो पिछला वाला साल था, पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार जो इंपोर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, उसमें 6.25% से इंक्रीमेंट नज़र आया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर गवर्नमेंट का यहाँ पर ये डिसीजन है कि यहाँ पे इन लैपटॉप्स के इंपोर्ट के ऊपर में इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे हम लोग लगा सकें। प्लस आपको पता होगा इंडिया में कई सारी जो ब्रांड्स हैं वो उतर रही हैं लैपटॉप के मार्केट में। अभी जैसे जियो बुक उतरा है ना, जियो बुक के बारे में आपको पता होगा। वैसे इसका आइटम जियो बुक का पहले भी आ चुका था। अब यार जियो बुक कुछ खास नहीं है अगर आप देखोगे, इसको सर्च करोगे तो। और अभी यहाँ पर एक नया जियो बुक भी आ चुका है मार्केट के अंदर में, जो कि थोड़ा सा बड़ा वेरिएंट है। बड़ा वेरिएंट मतलब उसमें जो स्टोरेज वगैरह है थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, और वो बहुत सस्ता 16-17 हज़ार रुपये में आपको ये लैपटॉप मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ यहाँ पर उसको उस जियो बुक को मिले हैं। खैर वो पॉइंट अलग है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा मैटर था वो मैंने आपको समझाया एग्जैक्टली आजकल क्या हो रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। इसके बराबर में ही आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है आज पता चल जाएगा, वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं ना, वहीं पर एक और आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने की बात की है हमारी केंद्र सरकार ने। 72,000 कितना 72,000 करोड़ रुपया खर्च करने की बात की है कि 72,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर में। इस आइलैंड पर क्या क्या बनेगा, एक चीज़ नहीं बहुत सारे आइटम्स बनने वाले हैं। जैसे बंदरगाह बनाया जाएगा, उसके बाद एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप, कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाने की बात की गई है। उसके अलावा जो हमारा 450 MVA का गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट को बनाया जाएगा इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। अब इतना सब कुछ बनाने के लिए उस आइलैंड पर पेड़ों की कटाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उस आइलैंड पर आज के समय पर अगर आप देखोगे तो लगातार पेड़ ही पेड़ भरे पड़े हैं। पूरी तरह से जो वेजिटेशन है वहाँ का बहुत ज़्यादा रिच वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो सरकार को यहाँ पर यह प्रोजेक्ट लगाने के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है, जो हमारा एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है ना वो भी मिल चुका है। तो बोला जा रहा है कि जब यह प्रोजेक्ट लगेगा तो कम से कम 9 लाख के आसपास पेड़ों की कटाई होगी। 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे इस पूरे आइलैंड से, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और जिसको लेकर जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने अपनी कंसर्न, अपनी जो चिंता है वो व्यक्त की है। उन्होंने बोला है कि जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये 130 स्क्वायर किलोमीटर में फैलने वाला है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधा इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्रेट निकोबार का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को कई बार चैलेंज किया गया अलग अलग बॉडीज़ के अंदर में, लेकिन मैं आपको बता दूं उन बॉडीज़ ने इन्वेस्टिगेशन बैठाया, इन्वेस्टिगेशन को सेटअप किया कि वो इन्वेस्टिगेशन होगा तब जाके क्लियरेंस देंगी। तो कई सारी जगह से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से क्लियरेंस मिल चुका है। इवन यहाँ पर द हिंदू ने खुद यहाँ पर मेंशन किया है कि नवंबर 2022 के अंदर में जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने खुद यहाँ पर एक अंदाज़ा, एक एस्टिमेशन बताया था कि इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कम से कम 8.5 लाख से लेकर 9 लाख के आसपास जो पेड़ हैं वो काटे जाने वाले हैं। समझ गए? तो ये तो आपका पूरा का पूरा न्यूज़ हो गया, ये खबर हो गई जो आपको पता है। लेकिन क्या एग्जाम में ये पूछा जाएगा? नहीं, एग्जाम में आपको अलग से थोड़ा सा और पढ़ना होगा। इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की सारी लोकेशन, ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यूपीएससी कैसे फ्रेम कर सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर लोकेशन को देख सकते हो, ये आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जस्ट नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नजर आएंगे, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। तो अंडमान निकोबार आइलैंड को जूम करके देखोगे तो ऊपर वाले जो हमारे आइलैंड्स हैं, एक सेकंड रुक जाओ, जो हमारे ये ऊपर वाले आइलैंड्स हैं ये हमारे अंडमान आइलैंड्स हो गए, ठीक है। जो नीचे वाले आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे निकोबार आइलैंड्स हो गए। निकोबार आइलैंड में जस्ट सबसे नीचे आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला आइलैंड, ये है ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार, यहीं पर पूरा का पूरा जो ये प्रोजेक्ट है इसको लगाने की बात की जा रही है। तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल्स जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि हमने 72,000 करोड़ रुपीस खर्चे जा रहे हैं, एयरपोर्ट, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेगा पोर्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो हमारा पूरा का पूरा आइलैंड उसको बर्बाद कर देगा ये। अब ग्रेट निकोबार क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ। ग्रेट निकोबार बेसिकली, निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान के नीचे, निकोबार वाले जो आइलैंड्स है उसके जस्ट साउथ में बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको ग्रेट निकोबार वाला आइलैंड देखने को मिलेगा। ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पर आपको बहुत घना जंगल देखने को मिलता है। इस पूरे आइलैंड पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। 650 स्पीशीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रोफाइट्स,
इस प्रकार की जो बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्लांट्स की स्पीशीज़ जो बहुत कम से देखने को मिलती हैं वो इस आइलैंड पर पाई जाती हैं। फिर बात करेंगे बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ की, तो कह सकते हो यहाँ पर 1800 से ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यानी कि अगर हम जानवरों की स्पीशी की बात करेंगे तो 1800 से ज़्यादा स्पीशीज़ आपको इस आइलैंड पर देखने को मिलेंगी, जो कि केवल इसी आइलैंड पर पाई जाती हैं, दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती हैं। तो ये प्रोजेक्ट लगेगा तो कहीं ना कहीं इन सभी स्पीशीज़ के ऊपर में एक बुरा असर पड़ेगा, कई सारी स्पीशीज़ हो सकता है ख़त्म हो जाएँ। प्लस इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स, स्पेशली जो हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर कई सारी ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। कई से जारी जो हमारी आदिवासी कम्युनिटी है वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मंगोलियन शोम्पेन ट्राइब। जो शोम्पेन ट्राइब है, ये ट्राइब यहाँ पे देखने को मिलेगी। केवल इस ट्राइब के 200 लोग हैं आज के समय पर, वो यहाँ पर इसी निकोबार आइलैंड के जंगलों में रहते हैं। और दूसरी जो मंगोलाई ट्राइब है वो निकोबारीज की जो अगर संख्या बात करें तो ये 300 के आसपास है। निकोबारीज ट्राइब के अंदर केवल 300 लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आज निकोबार आइलैंड्स में रह रहे हैं। अब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट लगेगा तो सीधा क्या होगा, इन ट्राइब्स के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, इधर उधर उन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। हो सकता है यहाँ पर इनकी संख्या और ज़्यादा कम हो जाए, हो सकता है ये ट्राइब्स जो हैं उसके बाद ख़त्म ही हो जाएं, इनकी पहचान अब पूरी तरह से मिट जाएगी, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पर जो सुनामी आई थी 2004 के अंदर में, उस सुनामी के बाद में इनके जो एरियाज़ जहाँ पे ये रह रहे थे वहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ऑलरेडी यहाँ पर उस सुनामी की वजह से बुरे हालात हो गए, घर वगैरह बर्बाद हो गए इनके। देन उसके बाद में यहाँ पर ये एफ्रा बे चले गए, एफ्रा बे में या फिर कैंपल बे में यहाँ पर ये रहने लगे। ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सेकंड जो यहाँ पे प्रॉब्लम बताई जा रही है, जो कि जो मुद्दा हमारे एनवायरमेंटलिस्ट के थ्रू उठाया जा रहा है, कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ट्राइब्स को, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ को तो बर्बाद करेगा, उसके अलावा यहाँ पे जो टर्टल है, हमारे जो कछुए होते हैं, उनका नेस्टिंग साइट है, उनको अंडे देने की जगह है वो आइलैंड। जो कोरल रीफ्स हैं वो यहाँ पर इस आइलैंड पर पाए जाते हैं। हमने देखा होगा समुद्र, जो कोरल रीफ्स जो है ना, समुद्र के अंदर में रंग बिरंगी से नज़र आती हैं, तो वो आइलैंड के आसपास कोरल रीफ्स भी देखने को मिलती हैं। और उसके बाद कह सकते हो यहाँ पर इस आइलैंड का जो 81.74% हिस्सा है, 81.74% जो हिस्सा इस आइलैंड का देखने को मिलेगा, वो नेशनल पार्क, रिजर्व्स और फॉरेस्ट से कवर हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सीधा क्या करेगा, हमारी जो इंडिजीनियस ओंगे ट्राइब भी है, ओंगे ट्राइब भी वहाँ पे पाई जाती है, ओंगे ट्राइब के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है ये ट्राइब्स की संख्या और ज़्यादा कम हो जाए। ओंगे वो ट्राइब है जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के अंडमान आइलैंड्स पर पाई जाती है, समझ गए। तो इसका असर, इस प्रोजेक्ट का असर सभी जगह पर पड़ने वाला है, चाहे वो अंडमान आइलैंड हो चाहे वो निकोबार हो। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, इतनी बात ध्यान रखोगे। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। यूपीएससी ने आप देख पाओगे 2009 में एक सवाल पूछा था। सवाल ये था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पेन ट्राइब फाउंड। जो शोम्पेन ट्राइब है वो कौन सी जगह पर पाई जाती है। ऑप्शन ए नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन बी निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन सी स्पीति वैली, या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप आइलैंड। इसका सही उत्तर क्या है बता सकते हो। अभी हम बात ही कर रहे थे शोम्पेन ट्राइब के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी निकोबार आइलैंड्स के अंदर में पाई जाती हैं। 2009 का क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। और 2009 से पहले भी यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में। क्या क्वेश्चन था, वैसे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, यानी कौन सी यूनियन टेरिटरी में जो ओंगे ट्राइब है वो रहती है। मैंने आपको लास्ट में बताया था। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अब वैसे एक हो गए ये दोनों, लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ओंगे ट्राइब अंडमान निकोबार आइलैंड में रहती हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि इन ट्राइब्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो और चाहते हो कि करंट के जो नोट्स वगैरह इसको बनाने से हमें एक छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास में एक अच्छा चांस है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको सारा का सारा जो बैकग्राउंड डेटा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको निकोबार जो वाला टॉपिक है वो पढ़ाया, लेकिन उसका पीछे का जो डेटा था जो हमने स्क्रीन पर नीचे की साइड से पढ़ा है वो ज़्यादा रेलिवेंट है। और हर एक आर्टिकल में आपको उस प्रकार का जो कंटेंट है वो दिया जाएगा जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो सारा डेटा आपको पीडीएफ के फॉर्म में, नोट्स के फॉर्म में, अगर कोई यहाँ पे प्रिंट आउट निकलवाना चाहता है तो प्रिंट आउट वाला पीडीएफ, अगर कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहता है तो भी वो ग्रुप में भी सीधा कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पर उसको पढ़कर भी काम चला सकता है। सारे काम यहाँ पर मतलब जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से यहाँ पर उस ग्रुप का यूज़ कर सकते हो। और ग्रुप का जो अमाउंट है उसको ज्वाइन करने का बहुत ही मिनिमम है 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 499 का, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद में आप उस ग्रुप का हिस्सा बनोगे। उसके बेनिफिट्स लगातार आपको मिलते चले जाएंगे। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो क्या है,
वो प्रोसेस और आसान है। आपको व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है इस नंबर पर 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको पूरा प्रोसेस दिया जाएगा पेमेंट का, आप वहाँ से उसको फुलफ़िल कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको उसी जो मैसेज होगा ना उसमें आपको डेमो वीडियो लिंक भी दिया जाएगा, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि उस ग्रुप में आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई है। उन चीज़ों को देखने के बाद में, पूरा सेटिस्फैक्शन लेने के बाद में, आप यहाँ पे इस मैसेज पर जो आपको दिया जाता है पूरा पूरा पेमेंट का प्रोसेस, उसको पेमेंट करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। बाकी दोस्तों मैं आपको जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक टारगेट होता है यार 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, तब जाके कंटेंट तैयार होता है और आप वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो पर्सनली, अगर चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक बात और है यार, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और सुन लो, क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मली वीडियोज़ में यहीं पर बात ख़त्म कर देते हैं, फिर आगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर वीडियो बहुत लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। देखो यार मुझे ही पता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लेट हो जाता है, 9 बज जाता है, 9 से 9:30 बज जाते हैं, है ना। ये पिछले कुछ समय से लगा पड़ा है। उसके पीछे का रीज़न है न्यूज़पेपर खुद लेट आ रहा है। न्यूज़पेपर अगर आप खुद भी, अगर आप किसी के पास में सब्सक्रिप्शन होगा द हिंदू का, तो आप देखते होंगे मॉर्निंग में 5 बजे न्यूज़पेपर आता है। अब मुझे यार 5 बजे मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, न्यूज़पेपर आराम से यहाँ पर आप, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 40 से 50 मिनट में न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद का जो डेटा इकट्ठे करने में दिक्कत होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको इकट्ठा करना, न्यूज़पेपर के अंदर में सेट करना, फिर उसके बाद में सिस्टम तैयार करना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, तो उसमें यार फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे 9 बज जाते हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे का रीज़न देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, पहले वीडियो इसलिए जल्दी आता था, पहले वीडियो 7 साढ़े 7 तक आ जाता था। उसके पीछे का रीज़न है, न्यूज़पेपर पहले 3:30 4 बजे आ जाता था मॉर्निंग में, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, 5 बजे आ रहा है। बैठ के इंतज़ार भी करते रहो, अगर मैं 4 बजे उठ जाऊँ और बैठ के इंतज़ार करता रहता हूँ तो यार बहुत समय लग जाता है, बाकी जब तक हम लोग दूसरा काम वगैरह करते रहते हैं। कभी कभी जो मॉर्निंग में आपका 5 बजे वीडियो आ रहा है, वो मैं मॉर्निंग में बैठ के रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कंटेंट तैयार किया, सुबह 3 बजे उठे, वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया, आधा घंटा सोए, फिर उठे, फिर न्यूज़पेपर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया। बाकी आप लोग फिर बहुत सारे ऐसे भी मैसेज देखता हूँ मैं, सर दूसरे चैनल्स पर कहीं पर 8 बजे आता है न्यूज़पेपर, कहीं पर एनालिसिस वो 8 बजे कैसे डाल देते हैं, 7:30 बजे डाल देते हैं, 7 बजे डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं आप सर, नहीं डाल पाते हो। तो देखो, अगर यहाँ पर उसी तरीके का एनालिसिस है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मुझे अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो बिना बैकग्राउंड डेटा के, केवल जैसे आर्टिकल था, आर्टिकल ऊपर से जो भी आर्टिकल है वो मैं पढ़ा कर उनको साइड में हटा दूँ, तो वो काम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आराम से आपका 8:30 से पहले, वो 8 से पहले वीडियो आ सकता है, अगर वैसा करना है तो। लेकिन फिर यार आप भी सोचो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप न्यूज़पेपर से कुछ निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके अपने पास में नहीं रख रहे हो, तो एग्ज़ाम में फिर कैसे जाओगे। अभी आपको डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मेरे पास में ये कंटेंट है, नोट्स तैयार हो चुके हैं मेरे न्यूज़पेपर के, समझ गए। क्योंकि न्यूज़पेपर से कंटेंट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप केवल यहाँ पर पढ़ते हो उसको बिना कंटेंट के, तो आज पढ़ा और आज पढ़ के यहाँ पर न्यूज़पेपर को रख दिया और उसके बाद वो कभी नहीं खुलेगा, मुझे पता है। अगर एक दिन न्यूज़पेपर मिस हुआ तो वो कभी वापस से नहीं खुल सकता, ये आपको भी पता है और मुझको भी पता है। इस वजह से थोड़ा सा डिले ही सही, लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलना चाहिए, एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। जब तक आप सुबह अगर उठते हो तो आप सुबह थोड़ा सा अपने शेड्यूल को थोड़ा सा सेट कर लिया करो। जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि यहाँ पे आप टाइम फिक्स कर लो कि हाँ मैं 10 बजे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखूंगा। अब 10 बजे तक तो फिक्स्ड है, आ ही जाता है अखबार, है ना। ये तो मतलब वीडियो जो है आपका अपलोड हो ही जाता है, समझ गए। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें सेट हो सकती हैं। बाकी मैं ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ इधर उधर से, कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना तो थोड़ा सा पहले न्यूज़पेपर मेरे पास में आ जाए तो मैं आपको यहाँ पे इसका एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करवा दूँ। मेरी कोशिश है यहाँ पर, ठीक है। एनीवे, काफ़ी बातें हो गई, आते हैं अगले आर्टिकल पर, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। क्या बात की जा रही है, सेव द चिल्ड्रन लॉसेस इट्स FCRA परमिट। अब ये आर्टिकल ऊपर से पढ़ोगे तो बात यहीं पे ख़त्म हो गई कि भाई क्या होता है कि जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देश की जो NGOs होती हैं, उसी का एक NGO है सेव द चिल्ड्रन। जो सेव द चिल्ड्रन NGO है ना, ये UK बेस्ड NGO है। इंडिया में जो यहाँ पर ये NGO चलता है उसका नाम है बाल रक्षा भारत, ये इसी का ही यहाँ पर इनिशिएटिव है। तो जो ये बाल रक्षा भारत है ना, और कह सकते हो जो भी NGOs होते हैं भारत के अंदर में, उनको ये जो FCRA है, दैट इज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट,
ठीक है, ये इसका परमिशन लेना पड़ता है, इसका परमिट लेना पड़ता है। इसके परमिट लेने से क्या होगा कि जो एनजीओज़ है, बाहर के बेस्ड एनजीओज़ हैं हमारे देश में, वहाँ से अगर हमें फंडिंग रिसीव करनी है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला परमिट ज़रूरी है। ये परमिट मिलेगा तभी जाकर आप विदेशों से अपने एनजीओ के अंदर में फॉरेन फंडिंग ले सकते हो। तो जो रक्षा भारत वाला, ये बाल रक्षा भारत वाला जो यहाँ पर ये जो एनजीओ है, ये ना आज के समय पर 116 देशों में फैला हुआ है। इंडिया में भी यहाँ पर ये एनजीओ है, इंडिया में कई सारे यहाँ पर इसके आउटलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में 2008 से ये जो बाल रक्षा भारत है, ये फैला हुआ है 16 राज्यों के अंदर में। और पिछले साल यहाँ पर ये सरकार के रडार के अंदर में आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था कि हम फंड रेज कर रहे हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन के लिए। तो इस प्रकार की जो फंड रेजिंग है उसके ऊपर सरकार ने ऑब्जेक्शन भी लगाया था कि आप इस प्रकार की फंड रेजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इशूज़ भी हुए थे। तो क्या हुआ कि अब ये जो FCRA लाइसेंस है, इस वाले लाइसेंस को ये बाल रक्षा भारत ने रिन्यू करने का जो रिक्वेस्ट है वो डाली वेबसाइट के ऊपर कि सर इसको रिन्यू कर दो, क्योंकि ये लाइसेंस आपको बार बार रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अब की बार सरकार ने रिन्यू नहीं किया इसका लाइसेंस। सरकार ने अब की बार यहाँ पर FCRA की परमिट इस वाले एनजीओ को नहीं दी है। इसी वजह से ये हेडिंग लिखी है कि जो सेव द चिल्ड्रन वाला एनजीओ है उसने अपना जो FCRA परमिट है उसको खो दिया है। अब FCRA परमिट खोने का मतलब क्या है? जो बाहर से फंडिंग आ रही थी, विदेशों से पैसा आ रहा था उस एनजीओ के पास में, वो पैसा अब नहीं आएगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल रफ वर्ड्स में आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात नहीं है। FCRA का मतलब ही आपको बता रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर पढ़ना है तो हमने ऊपर से आर्टिकल पढ़ लिया, ये समझ में आ गया कि हाँ क्या मुद्दा है। लेकिन एग्जाम अगर आप जाओगे और पूछ लिया गया कि भाई बताओ ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, कौन सा मंत्रालय इसको कंट्रोल करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो क्या करोगे? समझ गए? तो ऐसे यहाँ पे आपने पढ़ना है, थोड़ा सा FCRA के बारे में पढ़ेंगे, इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे। जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पर आपको देने की कोशिश करता हूँ। स्क्रीन पर आप नीचे की साइड में देख सकते हो। ये टॉपिक हमारे GS पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, 2010 में लेकर आया गया। और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने यहाँ पर ये बोला, रिसेंटली बोला था कि 2016 से 2020 के बीच में इन 4 सालों में सरकार ने लगभग 6,000 से ज़्यादा, 6,500 से ज़्यादा जो NGOs हैं उनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। FCRA लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब अब उनको फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी। अब सरकार ने यहाँ पर क्यों कैंसिल किया उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये समझो, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों लेकर आया गया था? ऐसे रेगुलेशन की क्या ज़रूरत है? आप NGOs के ऊपर क्यों रोक टोक लगा रहे हो? लेने दो बाहर से फंडिंग, क्या दिक्कत है? नहीं, ये रेगुलेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, उन्होंने ये दिखाया, और पहले भी हमने ये देखा है कि जो बाहर से फंडिंग आ रही है इन NGOs के अंदर में, कभी कभी उन फंडिंग का हमारे देश की शांति को भंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे देश की जो पीस है, सिक्योरिटी है, उसको ख़राब करने के लिए यहाँ पर उस फंड का यूज़ किया जाता है। कई बार वो जो पैसा है जो NGOs में आ रहा है, उस पैसे से नक्सलवादियों को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको ऊपर कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेशन रखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है। समझ गए? तो इसी के लिए यहाँ पर ये लाइसेंस लाया गया था। इससे हम अपनी देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को यहाँ पर बचा के रख सकते हैं। इवन यहाँ पर जो हमारा CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI की जो रिपोर्ट है उसका कहना यहाँ पर यह है, हमारे देश में टोटल 22 लाख NGOs हैं। कितने? 22 लाख नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, इनमें से केवल और केवल 10% ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है ना, उसको यहाँ पर फाइल कर रखा है उन अथॉरिटीज़ के साथ में जहाँ पर वो रजिस्टर्ड है। मतलब केवल 10% NGOs की इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है। अभी भी कई सारे NGOs हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, कैसे वो चल रहे हैं। समझ गए? तो ये 2010 का कानून था। अब क्या होता है कि 2020 में, यानी कि 10 साल बाद, इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसको हम लेटेस्ट अमेंडमेंट बोल रहे हैं। इसको लेकर लोगों ने काफ़ी आलोचना भी की है कि भाई अमेंडमेंट सही नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। ये संशोधन क्या हुआ था, जो 2010 वाला हमारा FCRA एक्ट था ना, इसके अंदर यहाँ पे 2020 में एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन के अंदर में क्या बोला गया कि जितने भी NGOs हमारे होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उन NGOs को अपना यहाँ पर एक जो मेन अकाउंट होता है, वो मेन अकाउंट खुलवाना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में। कहाँ पर? जो हमारी SBI की मेन ब्रांच है उसके अंदर में। और जो SBI की मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है? वो है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, हमारे देश की कैपिटल में। समझ गए? तो दिल्ली के अंदर में मेन ब्रांच के अंदर में आपको एक अकाउंट खुलवाना होगा। उसी अकाउंट में सारा का सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, अगर विदेशों से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन आ भी रहा है तो। अब जितने पेटिशनर्स थे उन्होंने यहाँ पर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया कि ये चीज़ सही नहीं है। बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो गाँव में काम कर रहे हैं या दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर हैं,
वो अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यहाँ पर ये रूल आ गया तो आ गया, ये रूल सभी के ऊपर एप्लीकेबल था। समझ गए, ये एक अमेंडमेंट किया गया। दूसरा यहाँ पे रेगुलेशन की बात करते हैं। जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना, ये हमारे फॉरेन डोनेशंस को, विदेशों से जो डोनेशन आ रहा है इन एनजीओज़ के अंदर में, उनको यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है कि वो जो डोनेशन है उस डोनेशन का कहीं से कहीं तक ऐसा यूज़ ना हो जाए जो हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी को भंग कर दे। ये जो एक्ट है एफसीआर एक्ट, इसकी शुरुआत वैसे 1976 में हुई थी, फिर इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया 2010 में, तो 2010 में दोबारा अमेंडमेंट था, और फिर 2010 के बाद फिर से यहाँ पे 2020 में दोबारा इसके अंदर एक संशोधन किया गया। जो 2010 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था उसका जो सेक्शन 5 है, ये हमारी केंद्र सरकार को मेन पावर देता है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को मेन पावर देता है कि वो यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को यहाँ पर एक पॉलिटिकल नेचर का भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर अगर उसके पास में फंड आ रहा है विदेशों से तो उस फंड को डिनाई भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये पूरा का पूरा कानून किसके अंडर में चलता है, कौन सा मंत्रालय है, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जैसा हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय यहाँ पर इस एफसीआरए को लागू करने का काम करता है। अब यहीं पर एक प्रायर रेफरेंस का मुद्दा जो है वो भी ऐड कर रखा है इस एक्ट में। इस एक्ट में ये भी बोला है कि ये ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर किसी एनजीओ को डोनेशन आता है, बाहर का कोई डोनर है, बाहर विदेशी कोई यहाँ पर पैसा डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक प्रायर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लियरेंस लेने के बाद में, अप्रूवल लेने के बाद में आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, एक डोनेशन के ऊपर कमर कसी जा रही है, जो हमारी निगरानी है वो पूरी तरह से रखी जा रही है। समझ गए क्यों रखी जा रही है, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल। अब ये आर्टिकल भी खत्म हुआ, बैकग्राउंड डेटा एफसीआरए वगैरह क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नौ अगला आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा, लेकिन इस आर्टिकल में ताकत बहुत है। ताकत बहुत है कैसे पता लगेगा, जब हम यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, तब पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ब्रिक्स का समिट है, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होगा, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स की मीटिंग हर साल होती है, इस बार भी ये मीटिंग होने वाली है। कब होगी, 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में, जो ये अगस्त का महीना चल ही रहा है, तो कुछ दिन बाद ये मीटिंग होने वाली है। अब इस मीटिंग को कौन अटेंड करेगा, कौन अटेंड नहीं करेगा, इसको लेकर कंसर्न्स थे। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इस मीटिंग को अटेंड करने वाले थे का मतलब क्या है, इनमें कुछ कंट्रीज है जो अटेंड नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रशिया ने यहाँ पर मना कर दिया है। जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो विजिट है जोनासबर्ग के अंदर में वो कैंसिल कर दिया। जोनासबर्ग बेसिकली साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पर ये अब की बार 22 से 24 के बीच में ये मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक ये बोला जा रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम मोदी भी नहीं जाएंगे, वो भी मना कर देंगे। लेकिन क्या होता है, कल यहाँ पर नया स्टेटमेंट आ जाता है पीएम मोदी का। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं साइरिल, इनको कंफर्म कर दिया है एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से कि हाँ मैं आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समिट है वो पीएम मोदी अटेंड करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के अंदर में इसी महीने के अंदर में। समझ गए। और ये जो समिट है, इस समिट का जो मेन डिस्कशन होने वाला है इन 2 दिनों के अंदर में, वो है ब्रिक्स ग्रुप को एक्सपैंड करना। देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी चाहती हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करना। तो यहाँ पर उसी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा कि हम किस किस कंट्री को इस ग्रुप में और ऐड कर सकते हैं। यही जो टास्क है वो रशिया और चाइना का भी है कि हम इस ग्रुप को और ज़्यादा बढ़ाएं और कंट्रीज़ को भी यहाँ पर ब्रिक्स के अंदर में ऐड करें। समझ गए, ये था यहाँ पे पूरा का पूरा आर्टिकल। अब क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, डिटेलिंग पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी आपसे डिटेलिंग मांगता है। आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर जब सिलेबस ओपन करोगे बिल्कुल लास्ट में चले जाना, जीएस पेपर नंबर 2 वाला बिल्कुल आखिरी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ अग्रीमेंट, ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स हैं आपके। तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है किस चीज़ का, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक्रोनिम क्या होता है, बेसिकली जो हमारा पूरा वर्ड है इसका आगे का अक्षर। ठीक है, ब्राज़ील का बी ले लिया, रशिया का आर ले लिया, उससे हमने ब्रिक्स बना दिया, ये एक्रोनिम कहलाता है। जो ब्रिक्स के लीडर की समिट होती है ये एनुअली होती है, हर साल समिट होती है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये जो ब्रिक्स है इनके सुप्रीम लीडर्स के बीच में ये हर साल इस प्रकार का जो मीटिंग है, जो समिट है वो चलता है। जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है, यानी हर साल कभी रशिया इसको चेयरमैनशिप करेगा, कभी यहाँ पर इंडिया चेयर करेगा इस ग्रुप को। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पर चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर हम लोग ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे तो आपको कुछ कंट्रीज नजर आ रही होंगी, इंडिया चाइना आप देख रहे होंगे, मतलब देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हैं। तो जो ये पूरा ब्रिक्स ग्रुप है ना,
पूरा ब्रिक्स ग्रुप हमारे दुनिया की 40% जनता को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया की जितनी पॉपुलेशन उसकी 40% पॉपुलेशन ब्रिक्स के थ्रू यहाँ पर निकल कर आती है। और ये जो ब्रिक्स है हमारे देश की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस ग्रुप का यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है, इसके फीचर है, वो आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। टाइमलाइन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था ब्रिक्स का, वो 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। कहाँ पर? रशिया में। ध्यान रखना इस बात को। 2009 में सबसे पहला समिट हुआ था। और स्टार्टिंग में ना ये ब्रिक्स जो ग्रुप है ये केवल ब्रिक हुआ करता था, केवल ब्रिक, यानी एस नहीं था। एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं था। तो क्या साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा है? हाँ बिल्कुल। साउथ अफ्रीका को ब्रिक ज्वाइन करने के लिए दिसंबर 2010 में इनवाइट किया गया था, आओ ब्रिक को ज्वाइन कर लो। जैसे उन्होंने ज्वाइन किया ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, समझ गए। और जो थर्ड समिट हुआ था ब्रिक्स का वो हुआ था सानिया चाइना के अंदर में, मार्च 2011 के अंदर में, जहाँ पर ये सभी कंट्रीज़ अवेलेबल थी, ब्रिक्स पूरा अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो रशिया में हुई थी। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी देश इस ब्रिक्स के अंदर में देखते हैं, जो 5 कंट्रीज़ हैं, इनका मेन मकसद है आपस में डेवलपमेंट, पॉवर्टी को लेकर काम करना, आपस में जो इकॉनमी है उसको मजबूत करने के ऊपर काम करना। ठीक है, अब क्या इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखो यूपीएससी ने 2014 में एक सवाल पूछा था और सवाल यहाँ पर ये ब्रिक्स को लेकर ही था। सवाल क्या था कि ब्रिक्स के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कि जो पहला ब्रिक्स समिट हुआ था वो 2009 में हुआ था, सही बात है। क्या वो रियो डे जेनेरियो में हुआ था? नहीं। रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में है? नहीं। पहला समिट तो जो हुआ था वो रशिया में हुआ था। समझ गए? तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया कि साउथ अफ्रीका आखिरी देश है जिसने ब्रिक ग्रुप को ज्वाइन किया था, ये तो सही बात है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर हो सकता है हमारा, और हो सकता है क्या वही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। समझ गए? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। जो पहला ब्रिक समिट हुआ था ना 2009 में, वो रशिया के येकेटेरिनबर्ग में हुआ था, येकेटेरिनबर्ग में। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगला आर्टिकल एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शंस के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हो। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, यूपीएससी यहाँ से भी सवाल पूछ चुका है। वो सवाल क्या था वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो हुआ क्या है, एक एंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर है। हिमालयन वल्चर इस प्रकार का आपको ये गिद्ध देखने को मिलेगा। ये हिमालयन वल्चर पहली बार इंडिया के अंदर में, जो इसको हमने एक कह सकते हो कैद में रखा हुआ है ना, तो उसी केज के अंदर में यहाँ पर इसने पहली बार ब्रीडिंग करी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडिया के अंदर में एक कैप्टिविटी के अंदर में कैद में रहकर ब्रीडिंग की है। तो इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का जो पहला इंस्टांस है वो यहाँ पर भारत में रिकॉर्ड किया है हिमालयन वल्चर का। हिमालयन वल्चर का जो साइंटिफिक नेम है वो है जिप्स हिमालयंसिस। ये इंडिया के अंदर में ब्रीडिंग हुई है, कहाँ पर? असम के स्टेट जू गुवाहाटी के अंदर में। ठीक है, ये जो हिमालयन वल्चर है इसको IUCN के अंदर में जो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी है उसके अंदर में कवर किया गया, यानी कि खतरे के जस्ट पास में ये प्रजाति नज़र आती है। इसकी प्रजाति की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो चुकी है इस वल्चर के अंदर में। ऐसी ब्रीडिंग यहाँ पे लास्ट टाइम फ्रांस में हुई थी और अब जाके यहाँ पर इंडिया में भी इस प्रकार की जो ब्रीडिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि जनरली होता क्या है, बोला जा रहा है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ भी है, नेचर के अगेंस्ट में चले गए हम लोग। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो ये स्पीशी अपनी ब्रीडिंग करती है, अपनी जो प्रजनन होता है इनके बीच में, ये जो ब्रीडिंग है ये स्नो क्लैड माउंटेन्स में होता है। क्योंकि हिमालयन रीजन से बिलोंग करता है ये वल्चर, तो पहाड़ों में यहाँ पे ब्रीडिंग होती है। लेकिन आज यानी अब की बार क्या हुआ है, पहली बार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जू के अंदर में, एक चिड़ियाघर के अंदर में जहाँ पे इसको रखा गया था वहाँ पर ये ब्रीडिंग हुई है। ठीक है, ये बात क्लियर की गई। उसके बाद जो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, उस ब्रीडिंग सेंटर के यहाँ पर इंचार्ज जो हैं मिस्टर रनाडे, उनका कहना यहाँ पर यह है कि इस प्रकार का जो इंसिडेंस है ये दूसरा इंसिडेंस है दुनिया के अंदर में, ये दूसरा इंस्टांस है दुनिया के अंदर में। पहला इंस्टांस फ्रांस में हुआ था, दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे असम के अंदर में। अब उसके बाद कई सारी वल्चर्स की बात की जाती है। दोस्तों जब हम वल्चर्स की बात करते हैं ना, तो भारत के अंदर इन वल्चर्स की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 9 स्पीशीज़। उन सभी 9 स्पीशीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ये 9 की 9 स्पीशीज़ कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं पिछले कुछ सालों में। बोला जा रहा है कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर इन वल्चर्स की प्रजातियों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है ना, बहुत तेज़ी से यहाँ पर इनकी संख्या कम होती हुई नजर आई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कुछ कुछ वल्चर ऐसे जैसे जो जिप्स वाला वल्चर है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुँच चुका है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब पता है कि कुछ ही नंबर में 100 से कम मात्रा में यहाँ पर ये वल्चर बचे होंगे, और वो अगर ख़त्म हो जाते हैं ना तो समझ लो वो प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगी। कोई यहाँ पर जिक्र नहीं होगा, बस खाली आगे याद करेंगे हाँ एक ज़माने में वो प्रजाति भी हुआ करती थी। ये हालात हो चुके हैं वल्चर के। जबकि आज से
20-25 साल पहले ऐसा समय था कि वल्चर की संख्या बहुत ज़्यादा थी, आप जगह जगह पर वल्चर देख सकते थे, लेकिन आज आपको इतनी आसानी से जो गिद्ध है वो नहीं देखने को मिलता। क्लियर? आगे आते हैं। तो ये तो हमने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन क्या न्यूज़ काफ़ी होगा? नहीं होगा। आपको हिमालयन वल्चर की डिटेल तो पता होनी चाहिए। जैसे अगर चलो आपसे IUCN पूछ लिया तो आप IUCN स्टेटस बता सकते हो हिमालयन वल्चर का, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर वल्चर्स स्पीशीज़ के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, मैं आपको ये जो है पूरा जो आर्टिकल इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिखा रहा हूँ। जब बात करते हैं वल्चर की, तो वल्चर ना एक कैरियन ईटिंग बर्ड है। कैरियन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो गाय भैंसों की डेड बॉडीज़ होती हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैरियन। तो उसी डेड बॉडी को या फिर डेड एनिमल्स जो होते हैं, गाय भैंसों की नहीं, डेड एनिमल्स की बात करें, कोई भी जानवर मर चुका है उसकी डेड बॉडी को खाने का काम करता है ये वल्चर। तो कैरियन ईटिंग बर्ड्स में 22 प्रजातियाँ होती हैं, उनमें से एक प्रजाति यहाँ पर ये वल्चर वाली भी है। और ये वल्चर ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक वाले रीजन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये वल्चर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरह काम करता है हमारे एनवायरनमेंट में। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये नेचर का गार्बेज कलेक्टर कहलाता है। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है नेचर का गार्बेज कलेक्टर क्या है, नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे ये। ध्यान रखना, वल्चर है जो गार्बेज, जो कूड़ा है, जो कचरा है, उसको कलेक्ट करने का काम कर रहा है, उसको खाने का काम कर रहा है इवन। अब जो डेड एनिमल है, मान लो यहाँ पर एक कोई जानवर है वो मर गया, उसकी डेड बॉडी एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है और धीरे धीरे सड़ रही है, और सड़ने के बाद में यहाँ पर बदबू के साथ साथ वो बीमारियाँ फैला रही है एनवायरनमेंट में। लेकिन यहाँ पर ये जो वल्चर है, ये वल्चर क्या कर रहा है, उस डेड बॉडी को खा के ख़त्म कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गार्बेज है वो तो कलेक्ट हो गया, वो तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पे हमारे एनवायरनमेंट को वेस्ट के साथ साथ लोगों को बीमारियों से भी बचा लिया इसने। समझ गए? तो यहाँ पे वल्चर का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है। प्लस ये जो वल्चर हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर की जो डिजीज़ है, जो बीमारियाँ हैं, उसको भी यहाँ पे रोकने का काम करते हैं। भारत में टोटल 9 प्रकार की ये गिद्ध आपको देखने को मिलता है, 9 प्रकार के वल्चर देखने को मिलते हैं। 9 के 9 वल्चर के नाम क्या क्या हैं? पहला ओरिएंटल वाइट बैक, सेकेंड लॉन्ग बिल, थर्ड स्लेंडर बिल, उसके बाद फोर्थ हिमालयन वाला जिसकी बात कर रहे हैं, देन फिफ्थ रेड हेडेड, 6 यहाँ पर इजिप्टियन, 7 बियर्डेड, और जो 8th है वो सिनेरस, और उसके बाद 9th है यूरेशियन ग्रिफन। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 9 की 9 प्रजातियाँ वल्चर की जो भारत में पाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर जो वल्चर की प्रजातियाँ वो एक्सटिंक्शन को फेस कर रही हैं, लगातार वो खतरे में चली जाती जा रही हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अगर आपको ये 9 की 9 वल्चर की प्रजाति का IUCN स्टेटस जानना है तो प्लीज़ दोस्तों इस वाले फ़ोटो को PDF से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर PDF मिलेगा, वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा। सबसे पहले ओरिएंटल वाइट बैक वाला जो वल्चर है, इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरे में है ये। स्लेंडर बिल अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लॉन्ग बिल वाला वल्चर ये भी यहाँ पर अगेन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इजिप्टियन वल्चर एंडेंजर्ड कैटेगरी में खतरे में है ये भी, लेकिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम खतरा है। रेड हेडेड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडियन ग्रिफन वल्चर ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में, यानी इसकी संख्या अच्छी खासी है, थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर ये वाला वल्चर अवेलेबल है। जो हिमालयन वाला ग्रिफॉन है ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, अभी हमने पढ़ा भी था, ये जस्ट खतरे के पास में, इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। फिर जो सिनेरस वल्चर है ये अगेन नियर थ्रेटेंड में है, और जो बियर्डेड वल्चर है जिसकी बियर्ड जैसी आपको नजर आएगी, ये भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो इन वल्चर को एग्जाम से एक दिन पहले ये वाली जो लिस्ट है इसको ज़रूर से देख कर जाना है, ठीक है? एनवायरमेंट वाला जब एग्जाम होगा तो एक लिस्ट, ये वाली जो लिस्ट है इसको देख कर जाना है। IUCN को यहाँ पे थोड़ा सा रट्टा मार के जाना है, क्योंकि IUCN आप बदल नहीं सकते, ये आपको एग्जैक्टली पता ही होनी चाहिए जैसे हैं। क्योंकि आजकल UPSC आपकी मेमोरी पावर भी चेक कर रहा है कि आपकी मेमोरी कैसी है। इस बार का क्वेश्चन यहाँ पे मेमोरी के ऊपर ही था कि आपने जो पढ़ा है उसको याद रखा है या नहीं रखा है, ऐसा पेपर था आपकी बार का। अब प्रॉब्लम क्या है? थ्रेट्स। इन वल्चर को क्या खतरा पैदा हो रहा है? सबसे पहला खतरा बहुत इंपॉर्टेंट खतरा है, इसको ज़रूर पढ़ना, ये वाला पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते। अब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो किसी रीज़न की वजह से बोल रहा हूँ, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि वल्चर को जो सबसे पहला खतरा है ना, साल 2000 वो समय था जब वल्चर की अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, और आज 2023 में वल्चर दिखाई नहीं पड़ते, बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते ही नहीं है। रीज़न यहाँ पर है एक दवाई, और उस दवाई को बोलते हैं डिक्लोफेनेक ड्रग। एक ऐसी दवाई जिसका यूज़ किया जाता है एज अ पेन किलर के तौर पर। जो गाय भैंस होती है ना, कभी कभी वो बीमार पड़ जाती हैं। अब बीमार पड़ जाती हैं, शरीर में दर्द होता है, तो उनको ये दवाई दी जाती है डिक्लोफेनेक, ताकि उनके शरीर का जो दर्द है वो कम हो जाए। लेकिन वो जो दवाई है ना, कभी कभी यहाँ पे उन गाय भैंसों को नहीं बचा पाती, वो गाय भैंस मर जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर डेथ हुआ तो क्या होता है कि जो वल्चर है वो उनकी डेड बॉडीज़ खाने के लिए आते हैं। अब डेड बॉडीज़ को जब वो खाते हैं ना, तो जो डिक्लोफेनेक इन कैटल्स को दिया गया था, वो डिक्लोफेनेक वल्चर के बॉडी में पहुँच जाता है। और ये प्रूवन हो चुका है कि जो डिक्लोफेनेक है ये वल्चर के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सबसे मेन रीज़न है वल्चर की संख्या कम होने के पीछे का रीज़न, सबसे पीछे का वो है डिक्लोफेनेक ड्रग, ये दवाई।
ये दवाई यहाँ पर दी गई कैटल्स को, कैटल्स अगर ख़त्म हो गए उसके बाद भी कैटल्स की डेथ हो गई तो यहाँ पर उसकी डेड बॉडी खाने के बाद में जो वल्चर है वो यहाँ पर मर गया। समझ गए? तो सबसे पहला थ्रेट। सेकंड है लॉस्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। भाई ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं, आपको पता है जंगल यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे जानवर यहाँ पे जंगल अपने एरियाज छोड़ कर निकल रहे हैं, तो जो नेचुरल हैबिटेट है उसका यहाँ पे कम होना। और वो कैसे हो रहे हैं? इंसानी हरकतों की वजह से, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो इंसान की जो हरकतें हैं, प्रोजेक्ट लग रहे हैं लगातार, पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं। अभी हमने ग्रेट निकोबार पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ही पता होगा कितने 9 लाख पेड़ काटने वाले हैं। तो यही सब तो है जिसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है एनिमल्स के ऊपर में। दूसरा, खाने की कमी होना, और खाना अगर है प्रेजेंट तो वो इस तरीके का जो डेड बॉडीज़ है जिसके अंदर डिक्लोफेनेक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वल्चर की मृत्यु होना, ये भी एक खतरा है। और ये सब कुछ नहीं तो कभी कभी वल्चर सीधा जो इलेक्ट्रिक वाली पावर लाइन्स होती हैं, है ना, बिजली के तार होते हैं, उससे टकरा जाते हैं, करंट लग के वो वल्चर मर जाते हैं। तो ये यहाँ पर थ्रेट्स हैं, खतरे हैं। अब बात करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स की। क्या हमने बचाने के लिए वल्चर को कुछ नहीं किया? कई सारे यहाँ पर स्टेप्स उठाए गए हैं। जैसे हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने यहाँ पर वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 को लॉन्च किया है। 2020 से 25 तक का टारगेट है, इन 5 सालों के अंदर हम अपने वल्चर्स की सुरक्षा करेंगे देश में। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पे हम इंश्योर करेंगे कि जो डिक्लोफेनेक है इसका कम से कम यूज़ किया जाए, कम से कम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करें कैटल्स के अंदर में, गाय भैंसों में कम से कम इस्तेमाल करें, इसकी जगह कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगेन ये जो खाना है, क्योंकि अगर डेड बॉडीज़ यानी कि अगर गाय भैंसों को ये दिया गया उसके बाद भी गाय भैंस मर गई तो वो डेड बॉडीज़ कहीं ना कहीं वल्चर के लिए जहर बन जाएंगी। तो इसके यूज़ को कम करने के ऊपर फोकस किया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर वल्चर की जो डेथ हो रही है इसके कारण को स्टडी करने के लिए यहाँ पर वल्चर केयर सेंटर को सेटअप किया गया। वल्चर केयर सेंटर जो कि पिंजौर हरियाणा के अंदर में 2001 में बनाया गया था। फिर 2 साल बाद 2004 के अंदर में इसी वल्चर केयर सेंटर को अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड करने के बाद में ये हमारे देश का पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बना, जहाँ पर हम वल्चर की सुरक्षा कर रहे हैं, इन गिद्ध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय में जो हमारे पास में टोटल कितने इस प्रकार के सेंटर्स हैं वो हैं 9। ध्यान रखना, आज हमारे देश में टोटल 9 कितने 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स है। याद कैसे रखोगे भाई? वल्चर की 9 ही प्रजाति भारत में पाई जाती हैं और 9 ही वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स भारत के अंदर में। और इन 9 में से कह सकते हो कि जो 3 हैं वो डायरेक्टली जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वो यहाँ पे इसको एडमिनिस्टर करता है, वो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? अब देखो यूपीएससी ने यहाँ पर इस आर्टिकल से 2012 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। कहोगे यहाँ से भी क्वेश्चन बना है? हाँ बना है। क्वेश्चन क्या था ये देखो, क्वेश्चन ये था कि जो वल्चर्स हैं विच इज़ यूज टू बी वेरी कॉमन इन इंडिया। एक समय था वल्चर बहुत कॉमन हुआ करते थे भारत के अंदर में, हमारे देश भर में देखने को मिला करते थे कुछ साल पहले, लेकिन आज जो है ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? पहला रीज़न, द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट बाय न्यू इन्वेजिव स्पीशीज़। जो नई इन्वेजिव स्पीशीज़ होती हैं, यानी विदेशों की कुछ स्पीशी हैं जो हम अपने देश में लॉन्च करते हैं, और वो स्पीशीज़ कहीं ना कहीं हमारे जो नेटिव एनवायरनमेंट है हमारे देश का उसको ख़त्म करती हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर जहाँ पे रहते हैं वल्चर उनका एरिया बर्बाद हुआ है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, आर ड्रग यूज बाय कैटल ओनर्स, यानी जो गाय भैंस के ओनर्स हैं वो यहाँ पर एक दवाई यूज़ करते हैं अपनी कैटल्स की बीमारियों को ठीक करने के लिए, उसकी वजह से। या फिर ऑप्शन नंबर C, फूड प्रॉपर अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से इनकी संख्या कम हुई है। या फिर ऑप्शन नंबर D, यहाँ पर एक भयंकर बीमारी फैली है, ठीक है, एक कह सकते हो ऐसी बीमारी जो कि एक फैटल डिजीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी जो मात्रा है पॉपुलेशन है वल्चर की वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B अभी मैंने आपको पढ़ाया था डिक्लोफेनेक के बारे में, याद होगा, ठीक है। तो जो मेन कारण है वल्चर के ख़त्म होने के पीछे का वो है यहाँ पर एक दवाई जो कि कैटल ओनर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है डिक्लोफेनेक, अपनी कैटल्स की बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन कैटल तब भी ठीक नहीं हो पाता, जब डेथ हो जाती है तो उसके डेड बॉडीज़ को खाकर वल्चर मर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल यहाँ पे 2012 में पूछा गया था। क्लियर हो गया? मज़ा आ गया? आपने बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, संडे पे भी हमने डिस्कस किया था लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। दूसरी चीज़, आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो वीडियो के मैं लास्ट में दूंगा, तो लास्ट तक थोड़ा सा बने रहना। तो बात की जा रही है त्रिपुरा के अंदर में जो डेंगू के केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डेंगू के बारे में फिर पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, रिवीजन होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि डेंगू इसलिए भी न्यूज़ में क्योंकि दिल्ली के अंदर भी डेंगू के केसेस पिछले कुछ दिनों में तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। अभी त्रिपुरा के अंदर में जो हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर 158 केसेस को कन्फर्म किया गया है, वो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है।
त्रिपुरा की सरकार ने यहाँ पर मेडिकल टीम को अपने बॉर्डर वाले एरियाज़ में पूरी तरह से फैला दिया है, क्योंकि डेंगू का फीवर बहुत तेज़ी से फैल चुका है। 158 डेंगू के केसेस झटके से निकल कर आए हैं। काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है ना। ये यहाँ पर इसके बारे में मेंशन किया गया। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एक अलर्ट जारी कर रहा है। आप यहाँ पे मॉस्किटो से बचना है, क्योंकि मेन जो कारण है डेंगू के पीछे का वो है एक मच्छर एडिस एजिप्टी। तो उस मच्छर से यहाँ पे बचना है उसका, क्योंकि उपाय प्रॉपर उपाय नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मच्छर से बच जाओगे तो यहाँ पर इसका थोड़े फ़ायदे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस प्रकार के डेंगू के केसेस को देखने के बाद में जो पुलिस है वो यहाँ पे बॉर्डर पर बैठ चुकी है। बॉर्डर पर बैठने का मतलब है बांग्लादेश से कई सारे जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो यहाँ पर डेंगू को लेकर आ रहे हैं अपने साथ में, तो उनको यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। समझ गए? ताकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति एंटर करता है इंडिया में तो उससे डेंगू टेस्ट सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। अब डेंगू टेस्ट सर्टिफिकेट अगर उसके पास में है तब यहाँ पर उसको इस राज्य में अलाउ किया जाएगा, बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये हालत यहाँ पर डेंगू को लेकर देखने को मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में। इस वजह से आपने थोड़ा सा डेंगू के बारे में ज़रूर से पढ़ना है। चलो मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताता हूँ। नाउ अगेन स्क्रीन पर नीचे की साइड में देखना है जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कई बार। फटाफट इसको रिवाइज करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डेंगू मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, और वो मच्छर कौन सा है? उसका नाम है एडिस एजिप्टी। क्या है? एडिस एजिप्टी। यहाँ पर इससे बीमारी फैलती है, और जो एडिस एजिप्टी वाला मच्छर है ना, ये डेंगू के साथ साथ कुछ और बीमारियाँ जैसे चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस को भी फैलाने का काम करता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो तेज़ी से बुखार आना, शरीर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ये मेन यहाँ पे लक्षण देखने को मिल जाते हैं डेंगू के। और डेंगू का ट्रीटमेंट आपको पता है, ब्लड टेस्ट करने के बाद में जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उसको मॉनिटर करने के बाद में पता चलता है डेंगू किसी को है या नहीं है। और डेंगू के जो केसेस है, इसका स्टेटस अगर आप देखोगे तो दुनिया भर में हर साल 39 करोड़ के आसपास डेंगू के केसेस निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से केवल 9.6 करोड़ में जो सिम्टम्स जो लक्षण है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। भारत में पिछले कुछ साल ब साल आप देखोगे तो डेंगू के केसेस तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। 2018 में 1 लाख, 2019 में 1.5 लाख, इस प्रकार से यहाँ पर लगातार ये केसेस बढ़ते हुए चले गए। अब डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया ने यहाँ पर एक कदम उठाया। इंडोनेशिया ने यहाँ पर वोल्बाचिया बैक्टीरिया को लॉन्च किया। वोल्बाचिया बैक्टीरिया से कहीं ना कहीं डेंगू को कंट्रोल करने की कोशिश की है इंडोनेशिया ने। अब वोल्बाचिया बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मच्छर को इसी वोल्बाचिया से इन्फेक्ट कर देते हैं, यानी ये बैक्टीरिया उन मच्छर में डाल देते हैं और वो उन मच्छर को शहर में छोड़ दिया जाता है। फिर वो मच्छर लोकल मच्छर के साथ में ब्रीड करते हैं, और वो ब्रीड करने के बाद में क्या होता है, सभी मच्छरों के अंदर में ये जो बैक्टीरिया है वोल्बाचिया बैक्टीरिया वो पहुँच जाता है। इससे पॉपुलेशन मच्छरों की कंट्रोल हो जाती है। और फिर उसके बाद में ऐसा इंडोनेशिया में किया गया, जिसके बाद यहाँ पे 27 महीनों के बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं डेंगू के जो केसेस हैं, डेंगू के जो इंसिडेंसेस हैं, उनमें 77% से एक गिरावट नजर आई है। तो वोल्बाचिया बैक्टीरिया कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नजर आया है। डेंगू की एक वैक्सीन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं CYD TTV या फिर डेंगवैक्सिया। ये यहाँ पर वैक्सीन है जिसको यहाँ पर US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में अप्रूव किया था। पहली डेंगू वैक्सीन है जिसको US की साइड से एक अप्रूवल मिला था। फटाफट रिवीजन क्या है, इसमें कुछ नहीं था, कई बार पढ़ चुके हैं, इवन अब की बार संडे में भी हमने पढ़ा था। नाउ UPSC ने 2017 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था। जैसे जीका वायरस को लेकर आपको पता होगा, जैसे मैंने बोला जो डेंगू जिस मच्छर की वजह से हो रहा है ना, एडिस एजिप्टी की वजह से, इससे यहाँ पर जीका वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ भी फैलती हैं। जीका वायरस को लेकर सवाल पूछ लिया गया था कि भैया 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस है वो ट्रांसमिट होता है उसी मच्छर से जिस मच्छर से डेंगू फैलता है। ये सही बात है, वही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है वही जीका वायरस फैलाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट, क्या जीका वायरस में सेक्सुअल ट्रांसमिशन पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप जीका वायरस के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। और इतना ही नहीं, एक लेटेस्ट क्वेश्चन है UPSC का 2023 का क्वेश्चन, 23 मतलब इसी साल जो 28 मई को प्रीलिम्स हुआ था तब पूछा गया था वोल्बाचिया मेथड कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ को लेकर बात करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। क्यों? वोल्बाचिया बैक्टीरिया कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया इसका मेन काम क्या है कि जो वायरल डिजीज़ जो मच्छर फैलाते हैं उसके ऊपर यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर आएंगे बिजनेस पेज पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिल जाता है। दोस्तों कल भी हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर, आपको याद होगा। जो हमारा PMI इंडेक्स है, दैट इज़ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये हर महीने रिलीज़ होता है। तो जो महीना निकल चुका है उसका इंडेक्स रिलीज़ होता है। जैसे अभी जुलाई का महीना खत्म हुआ, तो जुलाई के महीने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस प्रकार से काम की है उसका ये PMI इंडेक्स आता है, और वो कल हमने डिस्कस किया था मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आज हम सर्विसेज की बात करेंगे, क्योंकि जो PMI इंडेक्स है ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विस सेक्टर के लिए सेपरेटली तैयार किया जाता है।
ठीक है। तो जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसकी जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज की अगर हम लोग बात करेंगे सर्विस सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं पिछले 13 सालों में अब की बार जुलाई के महीने में एक बढ़ोतरी नज़र आई है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या करता है, 0 से लेकर 100 के बीच में एक स्कोर देने का काम करता है। तो 0 से लेकर 100 के बीच का जो स्कोर है, इसमें अब की बार जुलाई के महीने में अगर आप देखोगे, कौन से महीना, जो जुलाई का महीना निकला है, जुलाई के महीने में अब की बार 62.3 का स्कोर दिया गया और पिछले 13 सालों से सबसे ज़्यादा स्कोर अब की बार जुलाई में हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम जून के अंदर में इस प्रकार से हमारा सर्विस इंडेक्स जो है ग्रो किया था, अब की बार सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया है 2023 में। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि अब की बार एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी हमारे बढ़ते हुए नजर आए। एक्सपोर्ट की वजह से जो सर्विसेज है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती हुई नजर आई हैं। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यूएई यहाँ पर एक की सोर्स की तरह निकल कर आए हैं। एक्सपोर्ट के मामले में यहाँ पर मेन सोर्सेज आपको ये कुछ कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, समझ गएंगे। तो सर्विस सेक्टर का आउटपुट आपके बार यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है, वो इस न्यूज़ सेक्शन में कवर किया गया। एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हर महीने डेटा आता है, हर महीने यहाँ पर ये बदलता रहता है कि भाई आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, गिरावट हुआ है, या सर्विस सेक्टर में ये हुआ है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमेशा आती रहती हैं। लेकिन आपने करना क्या है, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में पढ़ लेना है, क्योंकि इस महीने ये आखिरी बार चर्चा में आ रहा है। इस महीने ये पीएमआई आखिरी बार चर्चा में, नहीं तो आज के बाद अब आप अगले महीने पढ़ोगे पीएमआई के बारे में, समझ गए। तो आज आखिरी बार इसका रिवाइजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स होता है। आप अलग अलग बिजनेसेस में जाकर पूछते हो, ठीक है, जाकर वहाँ पर पूछते हो कि एग्जैक्टली अब पिछले साल से या पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने किस प्रकार की ग्रोथ हुई है। अगर मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उससे पूछा जाएगा पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले महीने के कंपैरिजन में अब की बार आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस प्रकार से ग्रो किया है ना। उसको लेकर हर एक से पूछताछ करने के बाद में जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्सेस को तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारी जो बिजनेस कंडीशंस है उसके बारे में पता चले, कंपनी की कंडीशंस है उसके बारे में लोगों को पता चल सके। जो पीएमआई है ये नंबर देता है, ये बेसिकली एक नंबर है 0 से 100 के बीच का, और अगर इसमें 50 से ज़्यादा नंबर मिला है किसी पर्टिकुलर महीने को, तो मतलब वहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जांपल अभी जुलाई के महीने में सर्विस सेक्टर में जो नंबर है वो यहाँ पर हमारा 60 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 62.3 हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब की बार एक्सपेंशन नज़र आया है, यानी कि अब की बार यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और केवल 50 अगर स्कोर दे दिया जाए तो 50 स्कोर का मतलब है यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है पिछले महीने के कंपैरिजन में और उस महीने के कंपैरिजन में, समझ गए। और मैं आपको बता दूं हर महीने पीएमआई रिलीज़ होता है स्टार्टिंग में, हर महीने के। जैसे अभी यहाँ पर अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त के महीने की शुरुआत है, आज 4 तारीख है, तो आज यहाँ पर ये रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला अब आगे इसका जिक्र नहीं होगा, आगे जिक्र होगा तो अगले महीने होगा सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में अगस्त का डेटा डिस्कस किया जाएगा कि अगस्त में यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर वो ग्रो हुआ है, समझ गए। नाउ ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसको तैयार किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू। ये 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लिए इसको तैयार करता है। आईएचएस मार्केट अपने आप में एक ग्लोबल लीडर है इन्फॉर्मेशन एनालिटिक्स और सॉल्यूशंस के सेक्टर में। आईएचएस मार्केट हमारा एस&पी का एक हिस्सा भी है। प्लस उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इसी प्रकार का हमारा एक और इंडेक्स तैयार होता है जिसको हम लोग आईआईपी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हर महीने रिलीज़ होता है। इंडस्ट्रियल ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या करता है, हमारे देश की जो आठ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, कोयला, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, समझ गए। तो ये 8 मेजर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, उनका डेटा तैयार करता है कि उन इंडस्ट्रीज़ की हालत भारत में कैसी है, वो इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं ग्रोथ नज़र आई है या नहीं आई है, तो उसको लेकर आईआईपी तैयार होता है। तो यहाँ पर ये जो आईआईपी है और जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है दोनों सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफ्रेंसिएशन है, दोनों थोड़े से अलग हैं। कैसे अलग हैं कि जो हमारा आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बड़े एरिया को कवर करता है, हमारे देश की 8 जो कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कवर करने का काम करता है। जबकि जो यहाँ पर ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये थोड़ी बहुत सर्विसेज, थोड़े बहुत यहाँ पर बिजनेसेस से थोड़ा पूछताछ करने के बाद में एक जो इंडेक्स है उसको रेडी करता है। अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है, इससे हम अपनी इकॉनमी का एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, इकॉनमी की हालत क्या है, हमारे बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं, सर्विस सेक्टर कैसा चल रहा है, पिछले महीने क्या हालात है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके लिए उसको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है इसमें जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो विश्वसनीय होती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी इकॉनमी कैसी है उसकी एक्टिविटी को यहाँ पर इंडिकेट करने का काम करता है। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। डिसीजन मेकिंग में मतलब जैसे कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, कई सारे देशों की और भी सेंट्रल बैंक्स हैं, अपनी अपनी सेंट्रल बैंक्स होती हैं, तो वो सेंट्रल बैंक इसी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का यूज़ करती हैं। इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का यूज़ किया जाता है ताकि अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज का दर होता है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, उनको यहाँ पर सेट किया जा सके अपनी इकॉनमी को देखते हुए,
समझ गए। तो ये यहाँ पर आपका PMI इंडेक्स हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पर PMI इंडेक्स को लेकर ही बनेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आ चुका होगा, लेकिन वेट करो, अभी मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने बोला था, मेंस का क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए रखा गया है। ये क्या हो गया? तो आज का मेंस का क्वेश्चन लेता है, क्योंकि आज एडिटोरियल काम के नहीं है। एडिटोरियल में वही रशिया यूक्रेन वॉर, NATO, ये सब कुछ कवर किया गया है। छोड़ो उसे, कोई काम का नहीं है। आज फ्राइडे भी, आज आर्टिकल कम भी आए। उससे अच्छा यहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर में। UPSC का 2017 का क्वेश्चन है। आज जो आप क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, तो आप ये लगाओ UPSC का मेंस का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे होंगे। तो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एडिटोरियल डिस्कस किया था विमेन कमीशन को लेकर, याद आ रहा होगा। मणिपुर में जो इशू है उसको लेकर विमेन कमीशन ज़्यादा सॉफ्ट पड़ गया, कुछ बोला नहीं, है ना। इस प्रकार की जो बातें हमने डिस्कस की थी। तो UPSC ने 2017 में एक सवाल पूछा था, उसका आंसर देना। सवाल क्या था? इज़ द नेशनल कमीशन फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, क्या वो आज के समय में सक्षम है कि जो महिलाएं प्रॉब्लम फेस कर रही हैं पब्लिक और प्राइवेट जगह में, उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है ये, या उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्या से लड़ रहा है ये? ठीक है, वो जो समस्या है उन समस्या में निपटने में सक्षम है ये नेशनल कमीशन फॉर वेमेन या नहीं? आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर देना है और कहने की कुछ कारण समझाना है, रीज़न बताना है। अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो कि सक्षम है, ठीक है, तो भी यहाँ पे अपना आंसर में कुछ कारण लिखने हैं। और अगर ये कमीशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है महिलाओं की प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, तो आपने वो लिखना है, लेकिन आपके आंसर में कुछ रीजंस होने चाहिए कि क्या कारण है, क्यों आपने ऐसा लिखा है। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ सके। क्या राष्ट्रीय महिला आयोग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की रणनीति बनाने और उनसे निपटने में सक्षम है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि 5वें और 6ठे शेड्यूल जो है हमारे संविधान के अंदर में, उसके जो प्रावधान है वो किस लिए बनाए गए हैं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो हित है, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर इस प्रकार के जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान के इन 5वें और 6ठे शेड्यूल में देखने को मिल जाते हैं। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।